चंद्रयान ये ग्रेजुअली नीचे की तरफ आता जा रहा है और ये हमारे लिए क्योंकि बहुत ही सुखद लम्हा होगा। जय हो। जय चांद पर जय हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि चंद्रयान का अब जो 30 किलोमीटर का सफर है वो बहुत स्मूथली तय हो। और ये सफर अगर आपको महसूस करना है तो आपको इसका हम सफर बनना पड़ेगा। आप इसके हम सफर बन पाएं, इस सफर को एन वैसा ये समझ पाएं जैसा चंद्रयान महसूस कर रहा होगा। इसके लिए हमने यहां पर ये स्पेस स्टूडियो क्रिएट किया है। ऑटो अबोर्ड और टाइम्स नाउ नव भारत ये खास क्लोज सिमुलेशन आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप समझ पाएं चंद्रयान का अब जो सफर होने वाला है वो कितना महत्वपूर्ण है। और ये बताने के लिए क्योंकि ये जो आखिर के 30 किलोमीटर कहे जा रहे हैं ना, ये सिर्फ 30 किलोमीटर नहीं है। 30 किलोमीटर तो ऐसे लंबाई में है, असल में 750 किलोमीटर के आसपास का इस तरह का डिस्टेंस भी उसको तय करना है। ये 4 चरणों में होने वाला है। कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, समझाने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ दयाशंकर कुलश्रेष्ठ जी मौजूद हैं जो कि एस्ट्रोफिजिक्स के दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। और हमारे साथ रिंटू नाथ, डॉक्टर रिंटू नाथ मौजूद हैं जो कि भारत के विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक की हैसियत से काम कर रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप दोनों का। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस स्पेस स्टूडियो में कैसा महसूस कर रहे हैं आप डॉक्टर रिंटू? बहुत अच्छा, आपने सिमुलेशन बहुत अच्छा करा यहाँ पे। और अब मुझे ये बताइए कि जो 30 किलोमीटर कहे जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है वैसे ही जैसे गोल्डन आवर होता है किसी हार्ट पेशेंट के लिए। इसको जरा समझाइए कितना क्रूशियल है। ये जो 30 किलोमीटर डिस्टेंस जो तैयार होगा लगभग 19 मिनट में, दिस इज़ गोइंग टू बी मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। और ये जो 30 किलोमीटर जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर होगा ये 4 फेज़ में होना है। फर्स्ट फेज़ जो है इसको हम बोलेंगे रफ़ ब्रेकिंग। तो रफ़ ब्रेकिंग फेज़ में क्या होना है, ये अभी जो लैंडर जो है ये हॉरिजॉन्टल है, मून की ग्राउंड के साथ ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। और इसकी स्पीड करीब 1600 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में आपने 1600 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में निकालें तो करीब 6000 किलोमीटर पर आवर। जी, 6000 किलोमीटर पर आवर में अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जो गोली फायर की जाती है वो गोली जब निकलती है उस समय उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है करीब 3000 किलोमीटर पर आवर। उससे भी 2 गुनी स्पीड, मतलब गोली की रफ्तार से भी 2 गुना ज्यादा इतनी तेजी से जा रहे चंद्रयान को अचानक अपने आप को रोककर किसी जगह लैंड करना है तो बड़ा मुश्किल काम होगा सर। और आपने बताया कि पहला जो फेज होगा वो होगा रफ ब्रेकिंग का। इसको जरा समझाइए, रफ ब्रेकिंग क्या है? ये रफ ब्रेकिंग जो फेज है इसमें डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस जो हो 30 किलोमीटर से लेके ये 7.42 किलोमीटर तक आ जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस। और ये करीब 13 मिनट में 11 से 13 मिनट लगना है ये डिस्टेंस तैयार करने के लिए। और इस टाइम जो वर्टिकल डिस्टेंस जब 30 किलोमीटर से लेके 7.42 किलोमीटर जब आए तब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो मूव करेगी करीब 730 मीटर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतना ज़्यादा था। और ये रफ ब्रेकिंग फेज की अंत में मतलब करीब 11 मिनट के बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाएगा करीब 330 मीटर। मतलब ये स्टार्ट किया था 1600 मीटर पर सेकेंड, ये 11 मिनट के बाद जो रफ ब्रेकिंग फेज कंप्लीट होगा इसकी वेलोसिटी आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगा करीब 330 मीटर पर सेकेंड। सर तो एक बात ये समझाइए कि रफ ब्रेकिंग क्यों, क्या उसके जो थ्रस्टर्स होते हैं जो उसको रोकने का, उसकी स्पीड को स्लो डाउन करने का काम करते हैं, क्या वो रफली फायर करते हैं? क्या इस वजह से कहलाता है ये रफ क्यों कहलाता है? ये जरा मैं कुलश्रेष्ठ सर से समझना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत मोटे तौर पे हमें समझना चाहिए कि जैसे हमारे बिल्कुल छोटे शहरों में, गाँव में जो हमारे घर होते हैं तो एक 3-4 कमरे होते हैं, उसके साथ में जाके एक बरामदा होता है। तो बरामदा लंबा होता है बहुत। हाँ। तो आप बरामदे की जो ऊंचाई मान लीजिए आप 30 फीट है। हाँ। तो उसकी लंबाई 730 फीट है। तो 30 और 750, 700 या 750, इतना इस रेशियो में इसकी ऊंचाई और लंबाई का अंतर है। अच्छा। हम जो बार 25-30 किलोमीटर अब हमारी चंद्रमा से दूरी रह गई है, जब हम ये कहते हैं तो हम इस बरामदे की छत की ऊंचाई को कह रहे हैं। हमारा बरामदे की छत कितनी ऊंची है? 30 फीट या 30 मीटर ऊंची, हम उसको 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर कहते हैं।
जबकि अब इसकी हॉरिजॉन्टल माने इस जो बरामदे की छत है हाँ। या जो फ्लोर है हाँ। वो 700 750 फीट या किलोमीटर है। हाँ। तो अगर आप इसके एक से दूसरे, अगर आप इसके एक एज को जमीन वाली दूसरी एज से जोड़ेंगे हाँ। तो इतनी सारी ट्रेजेक्टरी को इसे चलना है। अच्छा। दूसरी चीज हमें यह समझना है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक ये ऐसा सर्कल है, हाँ। तो सर्कल के जो ऐसे पैरेलल, इसको करेक्टली बोलते हैं टेंजेंशियल, हाँ हाँ जो टेंजेंशियली जो चीज चल रही है वो हाँ। उसको हम यहाँ हॉरिजॉन्टल बोलते रहते हैं। हाँ, हाँ। कि इसकी हॉरिजॉन्टल नहीं, लेकिन हमारी समझ के स्पीड लिए क्या सर, है? वो आप, क्योंकि आप वैज्ञानिक हैं, आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन हम आम लोगों के लिए वो बहुत अच्छा समझाया आपने बरामदे वाली बात, कि एक हमको देखना है कि उसकी लंबाई वाली दूरी कितनी है, वो 30 किलोमीटर है, और साथ में क्योंकि वो यूं भी मूव कर रहा है उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी हमको काउंट करना है। तो पहले आपने कहा सर रफ ब्रेकिंग, रफ ब्रेकिंग के बाद क्या होता है सर, प्लीज रिंटू सर। तो रफ ब्रेकिंग आपने जो बोले थे, सवाल था आपका कि ये रफली करते हैं, नहीं, ये रफली नहीं करते। हाँ। रफ ब्रेकिंग इसलिए बोला जाएगा क्योंकि थ्रस्टर जो है उसके 800 न्यूटन का थ्रस्टर 4 है। हाँ। वो फुल थ्रस्ट, ऑलमोस्ट फुल थ्रस्ट में हाँ। इसको स्टॉप, मतलब स्पीड को कम करने का कोशिश करें। ओके। तो इसीलिए रफ ब्रेकिंग बोलते हैं। ओके। तो रफ ब्रेकिंग का स्टेज जो है ये करीब 11 मिनट, जैसे मैंने की बोला। हाँ। और आफ्टर द रफ ब्रेकिंग इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1600 मीटर पर सेकंड से कम घट के 330 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन तब तक वो वर्टिकली भी नीचे आ चुका है, तो उसका वर्टिकल वेलोसिटी भी रहेगा। तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इसका रहेगा करीब करीब 60 मीटर पर सेकंड। ये रफ ब्रेकिंग फेज है। एक बार मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं, रफ ब्रेकिंग मतलब जैसे आप कभी गाड़ी चलाते हैं और कोई बहुत ऊट पटांग गाड़ी चलाता है तो उसको आप कैसे कहते हैं, बहुत रफ गाड़ी चला रहा है। उसी तरीके से बहुत तेजी से जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो उसको रफ ब्रेकिंग कहते हैं। और अब रफ ब्रेकिंग के बाद सेकंड फेज में क्या होता है, और उस समय डिस्टेंस ऊपर वाली जो ऊर्ध्व डिस्टेंस है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वो कितनी रहती है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी रहती है, और यहां पर क्या करने वाला है इस स्टेज में चंद्रयान, डॉक्टर रिंटू। सेकंड फेज को बोलेंगे ऑल्टीट्यूड होल्डिंग। ये ऑल्टीट्यूड होल्डिंग फेज स्टार्ट होता है जब वर्टिकल डिस्टेंस करीब 7.42 किलोमीटर, एंड ये ऑल्टीट्यूड होल्डिंग करीब 10 सेकंड का होगा। और इसकी डिस्टेंस उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस रह जाएगा 6.8 किलोमीटर। 7.42 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर वर्टिकल डिस्टेंस में। और इस टाइम में स्पीड जो है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना है। इसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेलोसिटी पहले 60 था, उससे थोड़ा घट के 55 किलोमीटर पर सेकेंड रहेगा। एंड इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी वो अभी नाउ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी को कम करना है। वो करीब करीब रह जाएगा, अभी भी करीब करीब 650 मीटर पर सेकेंड तक रह जाता है ये ऑल्टीट्यूड होल्डिंग पोजीशन में। ये ऑल्टीट्यूड होल्डिंग, अब इसको अगर आप हिंदी में समझें तो अपनी ऊंचाई को मेंटेन करना, ऑल्टीट्यूड को होल्ड करना, मतलब जिस ऊंचाई पर है उस पर बने रहना। इस पर सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आप जो इस तरीके की मूवमेंट कर रहे होते हैं, मतलब ये जो आपकी क्षैतिज गति होती है जिसको आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कह रहे हैं, उसमें आपको ब्रेक लगाना होता है और साथ में आपको नीचे लैंड करने के लिए खुद को तैयार करना होता है, और इस जगह आप ऊंचाई को होल्ड करते हैं, इसीलिए इसको ऑल्टीट्यूड होल्डिंग। लेकिन यहां पर जो बताया गया कि जो 30 किलोमीटर का ऐसा ऊर्ध्व डिस्टेंस जो है, वर्टिकल डिस्टेंस, वो घटते घटते 7.4 से अब 6.8 तक आया। अब हम आए थर्ड फेज में। ये थर्ड फेज क्या है डॉक्टर रिंटू? थर्ड फेज इज स्मूथ ब्रेकिंग। ये स्मूथ ब्रेकिंग भी थोड़ा सा लंबा होता है। ये स्मूथ ब्रेकिंग के टाइम में ध्यान रखा जाएगा कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कम से कम होते रहे, और ये स्मूथ ब्रेकिंग तब तक चलते रहेगा जब तक ना ये लैंडर जो है करीब 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर मून की सरफेस से 1 किलोमीटर तक, ये स्मूथ ब्रेकिंग फेज बोलेंगे हम। तो ये डॉक्टर रिंटू जो बता रहे हैं, ये मैं आपके लिए दोहरा दूं, स्मूथ ब्रेकिंग फेज। और जब ये वरांडे और कमरे वाली भाषा में हमको समझाते हैं डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, तो हमको बहुत आसानी से समझ में आता है। तो इसको और सरल भाषा में समझने के लिए उनके पास जाऊं उससे पहले आपको ये बता दूं कि अब जहां जिस स्टेज में हम पहुंचे हुए हैं अपने बातचीत के क्रम में, हमसे अब चंद्रयान की दूरी सिर्फ 1000 मीटर, करीब करीब 1100 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर 100 मीटर रह गई है। बहुत करीब चंद्रयान आ गया है। तो उस चंद्रयान को आप लैंड होता हुआ भी यहां टाइम्स नाउ, नव भारत और ऑटो अबोर्ड के तरफ से बनाए गए खास स्पेस स्टूडियो में देखेंगे। बहुत जल्द वो लैंड होने वाला है। ये थर्ड फेज में हम पहुंच गए हैं, बहुत क्रूशियल फेज। यहां पर इसको कहा जाता है सॉफ्ट ब्रेकिंग। पहला हो गया रफ ब्रेकिंग, दूसरा हो गया ऑल्टीट्यूड होल्डिंग, और तीसरा हो गया ये स्मूथ, या जिसको आप कह लें सॉफ्ट ब्रेकिंग। अब ये सॉफ्ट ब्रेकिंग समझाइए जरा डॉक्टर कुलश्रेष्ठ। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण जो पूरे इस क्रम में जो हमारी ऊर्ध्व डिस्टेंस को 30
किलोमीटर वाली से 0 तक जब तक हमको लाना है, चंद्रमा की सतह पर जब तक उतरना है, इसके बीच में बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि एक तो हमारी जो सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल वाली जो स्पीड को, या एक तो जो सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो इसकी है, जो हमारे लैंडर की, इसको हमें एक पर्टिकुलर स्टेज पे लाके 90 डिग्री से घुमाना पड़ेगा, तो उसे हम ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कर देंगे। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, और वो करेक्ट जगह पर ही करना है। वो मेरे ख्याल से पहली तीनों फेज जो डॉक्टर रिंटू बता रहे हैं, उसकी पहली 3 स्टेज पार करने के बाद हम इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में उसको चेंज करेंगे। क्या ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। स्टेज है सर, ये सॉफ्ट ब्रेकिंग स्टेज में हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा? ये स्मूथ ब्रेकिंग की जो लगभग बीच स्मूथ में, ब्रेकिंग। मतलब स्मूथ ब्रेकिंग का फेज होता है करीब 3 मिनट 20 सेकंड ऐसा होगा। उसके जब आधा मतलब 1.5 मिनट के बाद ये धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल से वो वर्टिकल की तरफ टर्न लेते अब ये देख लीजिए जरा, अगर मान लीजिए चंद्रयान ऐसा है, अभी उसकी स्थिति ऐसी है, अब उसको लैंड करना है ऐसे, तो पहले हॉरिजॉन्टल से वो यूं वर्टिकल पोजीशन में आएगा, और वर्टिकल पोजीशन में वो जो आएगा वो आएगा इस वाली स्टेज में, जिसको हम कह रहे हैं स्मूथ ब्रेकिंग स्टेज। तो हम चंद्रयान के लैंडिंग के उस स्टेज में अपनी बातचीत के क्रम में आ गए हैं, जिसको हम कह रहे हैं स्मूथ ब्रेकिंग स्टेज, जो कि 3rd स्टेज है। और इस 3rd स्टेज के बाद बेहद क्रूशियल 4th स्टेज शुरू होने वाला है। 3rd स्टेज तक, जैसा कि आप जानते हैं, ये जिसको कहा जा रहा है स्मूथ ब्रेकिंग स्टेज, इसमें असल में उसमें लगे हुए जो खास थ्रस्टर्स हैं, वो इस तरीके से इसकी गति को नियंत्रित करेंगे कि ये इसकी लगातार इसकी स्लोइंग डाउन होता जाए, ये लगातार धीमा होता जाए, क्योंकि बहुत तेजी के साथ अगर ये नीचे आएगा तो जाहिर है वो इसके लिए मुफीद नहीं होगा। इसको और अच्छे से समझते हैं सर, ये जो है, क्योंकि इसको स्मूथ ब्रेकिंग आप कह रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि बहुत आराम से लेकिन थ्रस्टर्स इसकी गति को कम करेंगे? सैद्धांतिक रूप से यही हो रहा है जो आप बता रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि आप इसकी स्पीड का बैलेंस और इसके रोटेशन का घुमाव को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि जब इसको लास्ट स्टेज में एंटर करने से पहले डिसेंट जब तक शुरू होगा, उस वक्त हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑलमोस्ट 0 हो जानी चाहिए, सिर्फ वर्टिकल ही बचनी चाहिए। और उससे पहले हमारा जो ये जो लैंडर है, इसकी स्थिति अपने आप में 90 डिग्री से घूम जाना चाहिए। तो जो अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं, टेंजेंशियल, तो ये नॉर्मल या ऊर्ध्वाकार पोजीशन में आ जाना चाहिए। तब हम इसको अब सीधा का सीधा वर्टिकल नीचे उतारेंगे। ये जो आप बता रहे हैं, इसमें इस स्टेज में सॉफ्ट ब्रेकिंग वाली स्टेज में डॉक्टर नाथ, इसकी जो क्षैतिज गति है जिसको हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्पीड, और इसकी वर्टिकल स्पीड अभी कितनी होगी सर? स्मूथ ब्रेकिंग जब स्टार्ट हुआ था, ये हाइट था करीब 6.8 किलोमीटर वर्टिकल हाइट, तब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी था 60 करीब 58 मीटर पर सेकेंड। और ये स्टेज की खत्म होने के बाद इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट 2 मीटर पर सेकेंड आ जाना चाहिए। अच्छा, मतलब 2-3, इससे मतलब जितना कम हो उतना अच्छा है। और इस समय सर मून की सरफेस से कितना ऊपर अभी रह गया चंद्रयान? ये स्मूथ ब्रेकिंग के बाद करीब 1100 मीटर, 1 किलोमीटर यू कैन से। तो आखिरी 30 किलोमीटर के सफर के बेहद क्रूशियल इस आखिरी पड़ाव पर, 4th फेज पर हम खड़े हुए हैं। और अच्छे से समझना है तो आइए क्यों ना उसके पास चलें। चंद्रयान अब करीब आ रहा है। ये आइए डॉक्टर साहब, यहाँ आ जाइए आप दोनों प्लीज, और इसको समझने में हमारी मदद कीजिए। ये हम आ गए चंद्रयान के करीब। अब ये अगर समझ लीजिए, ये सिमुलेशन, इसमें हमने आपके करीब, मतलब हमारे करीब ये जरूर है, असल में इसकी चांद की सतह से अभी जो दूरी है वो 1 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन आप बहुत अच्छे से समझ पाए इसलिए थोड़ा हमने इसको करीब रखा है। यहाँ थ्रस्टर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां से ये धुआं सा निकलता दिखाई दे रहा है। ये इस बार 4 थ्रस्टर्स लगे हैं, पहले 5 थ्रस्टर्स थे, इस बार 4 लगे हैं। क्यों लगे हैं, क्या कर रहे हैं, अब आप लोग बताएंगे। डॉक्टर रिंटू, आपसे शुरू करता हूँ, आपके पास आता हूँ जी। ये जो लास्ट फेज है, जिसमें टर्मिनल डिटेक्शन बोल रहे हैं, ये करीब 1100 मीटर से लेके 0 तक। अच्छा, ये जब 150 मीटर हाइट पे रहेंगे लगभग, इसमें एक है हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा लगा हुआ है, जो ये देखेगा नीचे कहीं कोई गड़बड़ है तो अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लिए। बिल्कुल। तो ये नीचे कोई बोल्डर आ जाए या ऐसा कुछ स्थिति आए, व्हेन ही इज नॉट एबल टू लैंड ऑन दैट। अच्छा, तो इसमें तो क्या है नीचे जाने पे बोल्डर क्यों मिलेगा इसको? नहीं, चांद पे बोल्डर मिल सकते हैं। अच्छा। जो कि अचानक मतलब पिछले कुछ महीने में क्रिएट हुआ, क्योंकि ये पूरी मैप्ड नहीं है ये रीजन जो है ना। तो वो जो 4 गुना 2.5 किलोमीटर का पैच है, उस पैच को तो स्मूथ देख के ही तय किया होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें जो है ना मेटियोर शावर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरी लैंड जो है ना। आप आगे बताइएगा। उल्का पिंड
मतलब यहाँ कभी भी आ सकते हैं और कभी भी बोल्डर या नीचे इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। एकदम इतना अचानक तो खैर नहीं आएंगे, लेकिन अभी देखिए ऐसा है, ये हमने इसकी जो लैंडिंग साइट अभी रिसेंटली ही चेंज की है। इससे पहले जहाँ ये लैंड करने वाला था उस साइट के बिल्कुल नजदीक में ही एक बड़ा क्रेटर था। अच्छा। हाँ, तो ये हमारा जो चंद्रयान 2 का जो डाटा भी, वो भी डाटा भेज रहा है हमको लगातार। हाँ। ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन में भी है और हाँ। हमारे साथ भी कोऑर्डिनेशन में हाँ। है। तो हमें पता चला नहीं ये इसकी लैंडिंग साइट सही नहीं है। हाँ। इसके बिल्कुल अगर जरा भी भूल चूक होती है हाँ। तो ये क्रेटर में चला जाएगा। अच्छा। तो हमने उसको करीब करीब 50 मीटर दूर कर। लेकिन डॉक्टर रिंटू इसको आगे बढ़ाएंगे, ये आखिरी फेज के बारे में जरा जो रह गई बातें हैं वो बताइए सर, अब क्या होने वाला है? आप ये जो बता रहे हैं कि आखिरी अभी फेज- कितना बचा है, डिस्टेंस कितना बचा है? 1100 मीटर बचा है। हाँ। और इसमें जो टाइम जो है ये एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं दिया गया, तो ये कुछ मिनट लग सकते हैं, क्योंकि 150 मीटर हाइट पे ये हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस जो कैमरा है, हाँ। ये फोटो लेने के बाद ही ये तैयार होगा। ये वर्टिकली नीचे, एग्जैक्टली नीचे आना है, ये इसको थोड़ा शिफ्ट भी करना है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो चंद्रयान है, ये लास्ट फेज इसके 25-30 किलोमीटर का ये पूरा हो रहा है और उसके बाद चंद्रयान ये ग्रेजुअली नीचे की तरफ आता जा रहा है। और ये हमारे लिए क्योंकि बहुत ही सुखद लम्हा होगा वो, जबकि ये हो रहा होगा, तो हम उसके लिए इसको सिमुलेशन को देखकर ही हम चंद्रयान का चांद की सतह पर अभिनंदन करते हैं। हालांकि उसने अपने गर्भ में जिस प्रज्ञान को छिपा रखा है अभी उसका सामने आना बाकी है, लेकिन ये यहाँ पर अब ये समझा जाए सर कि यहाँ पर इसने पूरे खतरों को देखने के बाद, ये तय करने के बाद कि कौन सी जगह सुरक्षित है, वहां पर ये लैंड कर गया। लेकिन जब ये लैंड कर रहा है उस समय इसकी स्पीड लगभग क्या होगी सर? क्या 0 होगी? आइडियली तो एकदम लैंड करने के पहले ऑलमोस्ट 0, बट 0 नहीं हो सकता है। हाँ। तो वो लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड, लेस देन 2 मीटर पर सेकेंड, हाँ। जो भी होगा दैट्स सफिशिएंट। अब ये जो पहले 30 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं, जो असल में बहुत क्रूशियल 30 किलोमीटर है, उसमें ये तमाम स्टेजेस हैं। और कहीं पर आपको ये लगता है क्या कहीं कोई थड़का है, कोई अंदेशा है, या आपको लगता है इस बार चीजें फुल प्रूफ हैं डॉक्टर रिंटू? इस बार डिजाइन ही हुआ है फेल सेफ मोड पे, हाँ। कि ये फेलियर बेस्ड मॉडल। हाँ, ये कहीं पे भी जितने भी फेलियर का पॉसिबिलिटीज है, इट हैज टेकन केयर ऑफ। सो इसमें फेलियर का चांसेस बहुत कम है। कुल मिलाकर चंद्रयान 3 के साथ ये 30 किलोमीटर का सफर, इसके ये 4 चरण, वो 4 चरण कैसे पूरे होंगे और कैसे ये चंद्रयान आखिरकार चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, ये यहाँ पर आपने देखा ऑटो अबोर्ड और टाइम्स नाउ नव भारत के इस खास स्पेस स्टूडियो में। और हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक, जो कि आपको बता रहे हैं हर लम्हा कैसे गुजरेगा और उसको महसूस करने के लिए करीब से आप चंद्रयान के करीब मौजूद होकर उसको देखेंगे, महसूस करेंगे। और आइए एक बार फिर से लिए चलते हैं मेन स्टूडियो। फिर से जब सवाल आएगा, स्पेस स्टूडियो फिर तैयार है। 30 किलोमीटर का सफर चंद्रयान का पूरी तरह से अभय हो, और ये अभय हो मतलब वहां भय नहीं होना चाहिए। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि ये मोमेंट्स ऑफ टेरर हैं? ये 30 किलोमीटर का सफर, हर एक वक्त धड़कनें तेज क्यों रहती हैं वैज्ञानिकों की? ये वैज्ञानिकों से हम समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान बेहद करीब, ऐसा जैसा वहां चंद्रयान दिखाई देगा, चांद की सतह पर आप खड़े हो अगर, वैसा ही महसूस होगा जब आप यहाँ अब चंद्रयान के करीब मेरे साथ इस सफर पर चलेंगे। इस सफर पर आपको हम सफर बना रहा है टाइम्स नाउ नव भारत का स्पेस स्टूडियो, जिसको बनाने में मदद दी है ऑटो अबोर्ड ने। तो ये आपकी टी शर्ट से मिलता हुआ, देखिए मैंने ये छड़ी यहाँ पर, ये ब्रिक एंड मोर्टार तरीके से, ताकि आप समझ। तो बिल्कुल देखिए, जब जो ये मतलब आप ये कह रहे हैं जो टांगे नीचे की तरफ, अभी तो ये टांगे नीचे की तरफ है, ऐसी की ऐसी आके जमीन पर लैंड करेंगी। लेकिन आइए डॉक्टर साहब। हाँ। लेकिन इससे पहले ये बिल्कुल इस स्थिति में है। अच्छा। इस स्थिति से इसको किस स्टेज पर ऐसा रोटेट करना है, हाँ। और उसके बाद नीचे उतरना है। हाँ। अगर हमने यहाँ पर कुछ गलती कर दी, हाँ। कि जब तक ये यहाँ से ऐसे हुआ नहीं, हाँ। और ये डिसेंट मोड में आ गया, जैसे कि हमारे चंद्रयान 2 के साथ हुआ था, तो वो अपनी ट्रेजेक्टरी से भटक जाएगा और थोड़ा आसपास कहीं पर जाके गिर जाएगा, लुढ़कता हुआ सा जाएगा फिर। तो फिर उसमें एक हमारा कांटेक्ट भी तो उससे छूट जाएगा। कांटेक्ट छूट जाएगा, उससे बातचीत नहीं कर सकते, वो हमें अपनी कोई कमांड नहीं दे सकता, हमने उसकी। तो सर एक बात बताइए जी, ये तो जो मेरी जानकारी है जी, कि एक बार इस स्टेज में जो 30 किलोमीटर का रास्ता है जी, इसको तो अपने दिमाग से तय करना है, ऑटो मोड में तय करना है। ये तो जो धरती का कमांड एंड कंट्रोल है हमारा जी, उससे तो इसको फिर ऑपरेट किया नहीं जा सकता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, लेकिन अगर ये हमारे साथ कांटेक्ट में है तो सही लगातार। अच्छा, कांटेक्ट में रहेगा। इसके मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ कम्युनिकेशन रहेगा हमारा। कम्युनिकेशन हमारा लगातार रहेगा जब तक ये लैंड न कर जाए, हमारा अच्छा। कम्युनिकेशन बिल्कुल रहेगा। अच्छा। और जब ये लैंड कर जाएगा तो हमारा कम्युनिकेशन इसके रोवर के साथ हो जाएगा। अच्छा, हाँ। तो ये जो पहला आपने बताया सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये कह रहे हैं कि पहले जो हुआ है
वो एक बार कहते हैं कि वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली जी बात बिल्कुल है। बिल्कुल। एक बार जो देखिए है दूध का जला वो छाछ फूक कर पीता है, इसलिए हम छाछ को भी फूक करके अब ये छाछ वाली स्टेज में बिल्कुल। सर वैसे यहाँ सिमुलेशन के इसमें माहौल में जी। थोड़ी सी गर्मी तो लग रही है, लेकिन जान में छाछ अभी मिलेगा नहीं। एक बात ये बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि चैलेंज यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये पूरा सिस्टम इस वक्त जो इसका है मूवमेंट कंट्रोल से रिलेटेड, वो असल में ऑटो मोड में है। तो ये ऑन बोर्ड कंप्यूटर की मदद से हो रहा है, मतलब इसका अपना दिमाग कंप्यूटर के तौर पर जो अंदर काम कर रहा है वो इसके इस मूवमेंट में, इस लैंडिंग में सहायता कर रहा है। इज इट अ पॉजिटिव, मतलब ये एक तरीके से मदद देता है, या हमारे कमांड एंड कंट्रोल में धरती में अगर ये रहा आता तो ज्यादा मुफीद रहता, क्या होता? नहीं, धरती से कमांड करने का सवाल नहीं आता है। क्योंकि जितनी टाइम लग जाए उतना टाइम इंटरवल में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहाँ पे सारे चेंज गड़बड़ हो जाएगा। तो वो तो सवाल ही नहीं उठता था, आप यहाँ से कंट्रोल करोगे। कंट्रोल मोड में ही होना चाहिए। जैसा इसमें सेल्फ कंट्रोल मोड जो है, इसको फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। वो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है, इसमें जो ऑनबोर्ड जो सेंसर्स लगे हुए हैं, सेंसर्स का डेटा का हिसाब से उसकी जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर जो है ये डिसाइड करते हैं कि उसकी थ्रस्ट कितनी होनी चाहिए, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सारे मेजरमेंट्स वो ऑनबोर्ड करेगा। अच्छा, यहाँ से तो आप इसमें सर मेरे को आगे, क्योंकि देखिए इसमें एक तो पेलोड्स लगे हुए हैं बिल्कुल जो कि प्रोब करने में मदद करेंगे, लेकिन ये जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जैसे ऑल्टीमीटर लगा हुआ है या वेलोसिटी मीटर लगा हुआ है या इनर्शिया वाला मीटर, ये आप बताइएगा सर, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ जी। ये जो आप जिन चीजों का नाम ले रहे हैं, अल्टीमीटर वगैरह, ये हर सेकंड पर ये कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि तुम्हारी हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड कितनी है, वर्टिकल वाली स्पीड कितनी है। अच्छा, इन दोनों की रिजल्टेंट होती है जो स्पीड हमसे आम स्पीड कहते हैं। सर ये बताइए, इसमें जो लगा होगा जी वेलोसिटी मीटर, मतलब इसकी जो गति माप रहा होगा, बिल्कुल, या ऑल्टीमीटर? नहीं, वो दोनों ही नापेगा, हॉरिजॉन्टल वाली भी नापता रहेगा, वर्टिकल वाली भी नापता रहेगा, दोनों जो भी हो, चाहे ऑल्टीमीटर से ऑल्टीट्यूड पता चलता रहेगा, है ना जी। इनर्शिया वाला जो है वो गायरोस्कोप के जरिए इसमें कंट्रोल करेगा। गायरोस्कोप आप उसको समझ लीजिए जैसे वो आपने देखा ना, जिससे लेवल मेजर करते हैं आप अपने, ये ऊंची नीची सतह तो नहीं है जिसमें बुलबुला होता है, वो सेंटर में होना चाहिए। बिल्कुल, वो गायरोस्कोप इसमें इसके इनर्शियल मैनेजमेंट में इसकी मदद करेगा। सर अब मेरे को ये सर एक बात बताइए, ये जब नीचे की तरफ आ रहा है, इसका अपना दिमाग काम कर रहा है, ये सारे सेंसर्स ये तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं किसको? कंप्यूटर को। बिल्कुल, वो कंप्यूटर इसको प्रोसेस कर रहा है। हाँ। वो क्या एल्गोरिथम वो इसी के ऊपर ही है, बिल्कुल सेट है, इसी के अंदर सेट है। अच्छा, बिल्कुल। अभी जब तक हमारा रोवर नीचे नहीं आया तब तक ये सब कुछ हमारा जो लैंडर है, इसी के ही कंप्यूटर, इसी की ही मशीन के अंदर ये सारे एडवांस टेक्नोलॉजी सेंसर्स लगे हुए हैं। अभी हमारे, अगर इसको मान लीजिए इसके दिमाग को कहीं ये लगता है जिसको मदद की उसके बावजूद जरूरत है, तो कमांड एंड कंट्रोल को बता सकता है कि यहाँ पे नहीं, अभी अब अपने दिमाग से जो कुछ ऐसे करना है वो करना है। तो ये वैसे ही हो गया जैसे आप एग्जाम से पहले अपने बच्चे को जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ाइए, एक बार एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद तो उसको अपना दिमाग लगाना है। आप जो कह रहे हैं वो इसी चीज से रिलेटेड है कि हमने इसको सेल्फ इन ए वे, सेल्फ थिंकिंग, अपने आप सोचने की क्षमता हमने इसके अंदर भरी हुई है। हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी सेंसर्स इसमें हमने ऐसे लगाए हुए हैं। अब जैसे देखिए इसकी टांगे जो हैं, लेग्स, जब ये उतरेगा तो उतरते वक्त हॉरिजॉन्टल ऐसी ही आनी चाहिए, और इससे पहले इसको रोटेट नहीं होना, इससे पहले से डिसेंट मोड में नहीं जाना है। ठीक है, ये हमने क्षमता इसके अंदर दी हुई है ऑलरेडी, इसके अंदर दी हुई है। ये अपने आप से तय करेगा कि हाँ ऐसा नहीं करना है। लेकिन सर एक बात बताइए, आज तक साउथ पोल में जहाँ पर ये लैंड कर रहा है, जहाँ इस वक्त हम इस सिमुलेशन में खड़े हुए हैं जी, यहाँ कोई आया नहीं है, कोई इसके पहले नहीं आया जी। क्या इसके पहले का कोई प्रेसिडेंस नहीं होना ये एक ऑब्स्टेकल होता है क्या डॉक्टर नाथ? हाँ, ये जो साउथ पोल के पास को जो एरिया है, जो 79 डिग्री टुवर्ड साउथ बोल रहे हैं, ये टेरेन मैप्ड नहीं है। ये मैपिंग नहीं हुए तो एग्जैक्टली टेरेन का इंच बाय इंच बोलना मुश्किल है। तो इसी के लिए यहाँ पे जो लैंडिंग साइट बोला गया कि 2.5 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर ये रखा गया। और क्योंकि एग्जैक्टली नीचे क्या है, क्रेटर है या बोल्डर है, ये भी नहीं पता है। छोटा बोल्डर भी हो सकते हैं, डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। इसके लिए वो हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा लगाया गया। तो ये सारे मैकेनिज्म रखा गया कि इसको लैंडिंग इवन विदाउट नोइंग एग्जैक्ट टेरेन इसको लैंड किया जा सकता है। विदाउट इवन नोइंग द एग्जैक्ट टेरेन ये लैंड कर सके, तमाम चीजों को जो वहां संभव हो सकती है उसको फैक्टर इन किया गया है। लेकिन फिर भी सर बहुत सारा कुछ ऐसा है जो अनफोर्सीन यहाँ होगा। अपनी तरफ से सोच कर जो ह्यूमन लिमिट्स हैं, उसके अंदर जैसे हमने इसके पहले 2 ही इंजन्स ऑन करेंगे, 2 को बैकअप के लिए रखेंगे। अगर वो 2 किसी कारण से काम नहीं करते तो दूसरे 2 काम करेंगे। इस प्रकार से सोचकर इसको बनाया गया है कि ये नहीं हुआ तो वो होगा और वो नहीं हुआ तो वो, यही है फेलियर बेस्ड मॉडल। बिल्कुल। और इसी प्रकार से जब ये बिल्कुल लैंडिंग साइट के
पास पहुंच ही जाएगा तो वो लास्ट के कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और ये अपने आप सेल्फ डिसीजन लेगा, अपने आप डिसाइड करेगा कि भाई मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर। उसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, उसके अंदर सेंसर बिल्कुल, लगे हुए हैं बिल्कुल। और इससे ये तमाम वो बातें जिनको सोचा जा सकता है, वैज्ञानिक सोच सकते हैं, उस सबको इसमें खातिर में लाया गया है। जी। और ये भी खातिर में लाया गया है कि उसके अलावा भी कुछ हो तो उससे कैसे निपटना है, इसीलिए इसको फेलियर बेस्ड मॉडल कहा जा रहा है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं, यही होता है वो एक्स फैक्टर। तो बहुत सारे लोग जो ये समझना चाहते हैं ना कि वैज्ञानिक होने के बावजूद भगवान वेंकटेश के दरबार में तिरुपति बालाजी के पास जाकर वैज्ञानिकों ने प्रणाम क्यों किया, इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आखिरकार फिर ऑलमाइटी संभालता है, देखता है और वो एक्स फैक्टर सिर्फ वही जानता है। तो ये आखिर के 30 किलोमीटर और उसके साथ के मोमेंट्स ऑफ टेरर कमाल के तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ टाइम्स नाउ नवभारत और ऑटो अबोर्ड के इस कोशिश के तहत। लेकिन आगे स्टूडियो से कुछ और सवाल आ रहे हैं, उसके लिए हमारा स्पेस स्टूडियो पूरी तरह। तो लैंडर विक्रम साराभाई हमारे स्पेस प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं उनके एक तरीके से समझ लीजिए पितामह, उनके नाम पर इस लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम लैंडर और अपने साथ ये पेलोड्स लेकर आ रहा है। उन पेलोड्स के बारे में हमारे वैज्ञानिक हमारे साथ जो मौजूद हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं चेस्ट। ये पहला पेलोड है जिसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, चंद्र स्पेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जिसके जरिए होने वाले हैं। ये इसका शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन इसका देखिए आप, चेस्ट। अब ये चेस्ट समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर नाथ। ये जो हमारे पास साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स सेकेंड पार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट हमने टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन की, इसको सॉफ्ट लैंडिंग कराया, नाउ साइंस पार्ट, ये साइंस पार्ट आ गए हम लोग। अच्छा। तो ये जो चेस्ट जो है ये थर्मोफिजिकल एक्टिविटीज मेजर करने के लिए है। अच्छा। मून की सरफेस में क्या होती है कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड हाउ टेम्परेचर ट्रेवल्स फ्रॉम तो इसमें लगे हुए हैं सर प्रोब, मैं तो ये कहूंगा ये इसमें लैंडर में लगा हुआ है। अच्छा, लैंडर में ये प्रोब लगे हुए हैं, लैंडर में चार प्रोब हैं। बिल्कुल। अब इनमें से एक है वो वहां जाके तापमान नापेगा, ठीक कह रहा हूं मैं आसान भाषा में? बिल्कुल। कि वो ये देखने वाला है सर, आप ये बताइएगा वरांडा और चंद्रमा की सरफेस पर दिन में और रात में टेम्परेचर का बहुत ज्यादा वेरिएशन है। रात में -120 डिग्री और ये जो पोल है सर यहाँ तो और ज्यादा है। हाँ, तो इतने ये साउथ पोल में तो और ज्यादा होगा। -200 डिग्री तक चला जाएगा। ओ, दिन के समय ये चला जाएगा प्लस 150 200। हाँ, और नहीं रात को -200 तक। हाँ। तो सर एक बात बताइए, ये जो इसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है काम करने की, ये 14 दिन की मिलने वाली है, क्योंकि उसके बाद जो तापमान रात का शुरू होगा, तो फिर इसके सेंसर हो सकता है काम ना करें, हम उसको फिर रिलाई नहीं, फिर अगले 14 दिन जाएंगे माने चंद्रमा का एक फर्दर नेक्स्ट। नहीं, तो एक बात बताइए, एक ये मैं अपने दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ, धरती के 14 दिन बराबर चांद का एक दिन, धरती की 14 रातें मतलब चांद की एक रात, है ना? अब अगर इसको 14 दिन मिले हुए हैं, क्योंकि इसमें सोलर पैनल लगे हैं, वो सोलर पैनल से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और वो उसके लिए सूरज की रोशनी जरूरी है, इसीलिए हम तब लैंडिंग तब करेंगे जब वहाँ सूर्योदय हो जाएगा। अच्छा, वहाँ सूर्योदय के बाद, ये हमने पहले से तय कर रखा है? पहले से तय कर रखा है, तब तक हम इसको लैंड नहीं करेंगे। तो सर एक बात बताइए, अब ये दिन के समय अगर लैंड कर रहा है और मान लीजिए चेस्ट के जरिए इसको सरफेस का तापमान लेना है, तो दिन भर का तापमान ले पाएगा? नहीं, हमारा ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन ही उन्हीं 14 घंटे के हिसाब से किया है। हम प्राइमरीली चंद्रमा का एक दिन, हाँ, और हमारे 14 दिन। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ सर, आप बताइएगा जरा। एग्जैक्टली आप जैसे बोल रहे हैं कि टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, ये नहीं है, टेम्परेचर मेजरमेंट करना इसका उद्देश्य नहीं है। ये वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड वो हीट ट्रांसफर कैसे होते हैं वन पॉइंट टू अनदर। अच्छा, ये इसको भी समझने का कोशिश करेंगे, बिकॉज़ वहाँ के एलिमेंट्स में हीट कंडक्शन परखेगा क्या? ये नहीं, कंडक्शन नहीं, ये जो एक वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाने में हीट जैसे अर्थ में जैसे हीट ट्रांसफर होता है, मून में ये ऐसे ट्रांसफर होता है या डिफरेंट होता है, उसका ग्रेडिएशन क्या होती है? हीट का जब ट्रांसफर होते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो ग्रेडियंट कैसे होते हैं, ये मेजरमेंट होगा। ये बहुत सारे ये वेरी डिफिकल्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है जो उसमें करेंगे। तो ये बहुत मुश्किल वैज्ञानिक प्रयोग है जो कि ये करने वाला है चेस के जरिए। ये हुआ प्रोब नंबर 1। प्रोब नंबर 2 है इल्सा, इसका शॉर्ट फॉर्म मैं बता रहा हूँ इल्सा। अगर इसका फुल फॉर्म देखें आप, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटीज, चंद्रमा में चलने वाली भूकंपीय अगर कोई गतिविधि है उसको ये मेजर करेगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर नाथ? तो ये जैसे यहाँ पर कोई सिस्मोग्राफ होता है धरती में, उसी तरह का ये सिस्मोग्राफ है क्या जो अपने साथ लेकर गया है?
नो एग्जैक्टली वो सिस्मोग्राफ नहीं है, हाँ। बिकॉज वो सिस्मोग्राफ है भूकंप हो जाए हाँ। तो उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट करते हैं कितनी देरी है। हाँ। मून में जो होते हैं हाँ। वो अर्थ का जो अर्थक्वेक जैसे होते हैं वो दैट इज लूनर क्वेक। हाँ। लूनर क्वेक उसमें हमेशा आते रहते हैं। और हाँ। साउथ पोल के ये जो लैंडिंग का साइट जो चुना गया वो मेन रीजन वही है हाँ। कि ये वहाँ पे लूनर क्वेक आते हैं और आने से कितने ड्यूरेशन में आते हैं, अच्छा। कौन सा फ्रीक्वेंसी में आते हैं, हाँ। ये इसके कोई डेटा नहीं है। मतलब सर लेकिन मोटा मोटा ये सिस्मोग्राफी होगा ना सर, एक तरीके से। जी 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 हैं? जी जो सिस्मिक एक्टिविटी को नाप रहा है वो सिस्मोग्राफ होगा, लेकिन धरती वाला जो है उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। फ्रीक्वेंसी भी मेजर करें कितनी फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं। अच्छा, तो सर यहाँ पर भी तो आफ्टर शॉक्स जो नापते हैं हम, उसमें फ्रीक्वेंसी ही तो देखते हैं कि कितनी देर बाद आया। नहीं, उसकी स्केल देखते हैं उसकी यहाँ पे, स्केल स्केल प्लस अच्छा, तो ये यहाँ पर जैसे धरती में भूकंपीय गतिविधियों को आप नापते हैं, उसी तरीके से ये इल्सा भी वहां पर गतिविधि नापने का काम करेगा, सेकंड पेलोड, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी भी मापेगा और उसका स्केल भी मापेगा कि कितना बड़ा भूकंप है और कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है। अब ये बताइए इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। हाँ। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने पहले रेज किया था कि साउथ पोल के पास क्यों तय किया है, जी। जैसे हमारा धरती का साउथ पोल एंटार्क्टिका पर है, हाँ। वहाँ जाने कितने मीटर्स मोटी बर्फ की परत है। राइट। तो हमारी उम्मीद ये है कि जिस जगह पर हम इसको लैंड कराने वाले हाँ। प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है उतनी मोटी परत बर्फ की नहीं होगी, पर शायद थोड़ी बहुत हो सकती ओके, है, शायद ओके। उसका कुछ ट्रेसेज हो ठीक है सकता सर। क्विकली अब ये जरा ये भी हम समझ लें, इसमें एक प्रोब है जिसका प्रोब का नाम है लैंग्वेमिर प्रोब, जो कि प्लाज्मा डेंसिटी और वेरिएशन देखेगा। अब ये लैंग्वेमिर प्रोब जो है सर, ये प्लाज्मा डेंसिटी मतलब क्या देखेगा, किस तरीके से, और उसे मतलब आम भाषा में लोगों को कैसे समझा सकते हैं? ये मून के ऊपर ना एक डस्ट की जैसे हमेशा एक मूवमेंट होती है, अच्छा। आयोनिक डस्ट बोलते हैं इसको। आयनिक डस्ट। ये आयोनिक डस्ट की मूवमेंट के लिए उसको मेजर करना है, उसकी डेंसिटी देखनी है, हाँ। उसकी इफेक्ट्स जो है, हाँ। बिकॉज इन फ्यूचर चंद्रमा में हमें बैठना है, हाँ। कुछ करना है, एक्सपेरिमेंट्स करना है, हाँ। उसके लिए इसकी जो समझना बहुत ज़रूरी है। और जो आयोनिक कन्वर्शन कंटिन्यूस जो प्लाज्मा चलते रहते हैं, हाँ। उसकी कितनी डेंसिटी में है, वो कितनी घातक हो सकते हैं या अच्छा। कोई फायदा मिल सकता है या नहीं, कम्युनिकेशन में वो हेल्प करता है या नहीं, Right. ये सारे मेजरमेंट्स इसके द्वारा किया जाए। तो अगर भविष्य में चांद में बसने की कॉलोनी बनाने की कोई ऐसी योजना है, तो वहां पर आयनिक एक्टिविटीज जो हैं, क्योंकि आप जानते हैं संचार के सारे उपकरणों को ये आयनिक एक्टिविटीज प्रभावित करती हैं, लिहाजा इस प्लाज्मा की डेंसिटी और एक्टिविटीज को नापना जरूरी है, और इसीलिए ये लैंग्वेमिर प्रोब भी अपने साथ लेकर गया है। एक्चुअली अगर आप इसमें देखें, यहाँ पर ये डिफरेंट प्रोब्स लगे हैं, अलग अलग जगहों पर ये जो प्रोब्स लगे हुए हैं, ये जो पेलोड्स लगे हुए हैं, यही ये काम करने वाले हैं। 4 पेलोड ये लेकर गया है लैंडर। आप लोग सामने की तरफ आ सकते हैं और करीब से समझा सकते हैं। अब ये एक है सर PLRR, जिसको कहते हैं हम पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्रैक्टर, जो कि नासा की तरफ से ले जाया गया। सर नासा का काम भी हम कर रहे हैं? नहीं, ये नासा का काम करने के लिए नहीं है। हाँ। ये क्योंकि रेट्रो रिफ्लेक्टर जो है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो करना है जो नासा करना चाहते थे। अच्छा। एंड उनके, क्योंकि हम साउथ पोल के आसपास लैंड कर रहे हैं, हाँ। तो वो मेजरमेंट्स जो रेट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स हाँ। यूजिंग लेजर, हाँ। वो मेजरमेंट्स का डेटा शेयर तो दोनों करेंगे, दोनों। इंडिया नासा दोनों ही करेंगे। तो मैं अपने दर्शकों के लिए ये भी बता दूं कि ये कितने बड़े गौरव की बात है कि भारत का चंद्रयान, उसके जरिए अमेरिका अपना इक्विपमेंट उसमें भेज रहा है कि इसको भी ले जाओ भाई, ये भी वहां पर जाकर देखेगा कि वहां और क्या क्या किस किस तरीके से प्रोब हो सकती है। और आर्टेमिस समझौता जो हिंदुस्तान ने किया है अमेरिका के साथ, उसमें ये महत्वपूर्ण देश हैं, उसमें हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में भी ये समझौता है कि ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आर्टेमिस समझौते के तहत अमेरिका के साथ भी साझा की जाएंगी। इसीलिए ये PLRR भी पेलोड अपने साथ ले गया। आपको जोड़ रहे थे जी। नहीं, एक तो ये जो आप बता रहे थे आर्टेमिस जो अमेरिका के, दो तो वहाँ पर हैं ऑलरेडी नॉर्थ पोल पे, राइट। और नहीं, इसके अलावा एक ऐसा है, देखिए जैसे हमारे धरती पर एटमॉस्फेयर होता है, हवा होती है, ये मून के ऊपर एटमॉस्फेयर अभी है नहीं सर, हम लेकिन जितना वो नहीं वहां जो जानते, कहते हैं तो ये जो लैंग्वेमिर प्रोब जो प्लाज्मा डेंसिटी वाला, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। हाँ। कि ये वहाँ पर फिर भी जैसा डॉक्टर रिंटू जी अभी बता रहे हैं, हाँ। तो इसका इंपॉर्टेंस और थोड़ा एडिशनल हो जाता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर वो है नहीं, अभी भी हम सारा ग्रेविटेशनल फोर्सेज के साथ बैलेंस करके उतर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस नहीं तो अदरवाइज एयर होगी तो एयर की वायंसी राइट, होगी, राइट, वो राइट। ऊपर को थ्रस्ट उसको फेंकेगा, आप राइट। समुद्र में कूदिए, पानी आपको ऊपर फेंकेगा। Buoyancy, जी। वॉयंसी इसमें एयर की होगी नहीं। तो हम ये Gravity के साथ। प्लाज्मा डेंसिटी वाला एक्सपेरिमेंट, इसलिए जो प्रोब है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस एडिशनल बढ़ जाता है। एडिशनल, इसको बहुत आसान शब्दों में आपको समझा देता हूं। जैसे धरती के चारों तरफ हवा का पूरा एटमॉस्फेयर है, जिसमें आप सांस लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन भी है।
वहां पर भी एक वायुमंडल एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो इतना कम सघन है कि उसको एग्जोस्फेयर का नाम दिया गया। उसमें बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन, बहुत कम मात्रा में ऑर्गन, इस तरह की गैसेस पाई गई हैं, और ये इतना विरल है कि इनके कण आपस में कभी एटम्स टकराते हैं। अब यहाँ ब्राउनियन मोमेंट होता है, आप जानते हैं, गैसेस के बीच में टकराने से। वहां ब्राउनियन मोमेंट नहीं होता क्योंकि इतना ज्यादा विरल है वो, और साथ में क्योंकि वहां पर ये वायुमंडल नहीं है, तो प्लावकता नहीं है, बायंसी नहीं है। ये समझाने में मदद करेगा लैंग्वे में प्रोब। भविष्य में अगर कॉलोनी बनानी है तो ये प्रोब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। लेकिन साथ में अंदर जो प्रज्ञान है वो क्या करेगा, आने दीजिए उधर से सवाल। इधर ऑटो अबोर्ड और टाइम्स नाउ नव भारत का ये स्पेस स्टेशन पूरी तरीके से रेडी है आपको जानकारी देने के लिए।